Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Aditi. I am a UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to talk about ergonomics. तो ergonomics क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अर्गोनॉमिक्स को, कौन कौन सी इसमें टेक्निक्स यूज होती है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्गोनॉमिक्स, व्हाई वी स्टडी अर्गोनॉमिक्स, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो अर्गोनॉमिक्स की जब भी मैं बात करती हूँ तो अर्गोनॉमिक्स एक टर्म है विच इज रिलेटेड टू मैन एंड मशीन। ये अर्गोनॉमिक जो है इट इज रिलेटेड टू ergonomics is a term which is related to man and machine। मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय, वर्कर, लेबर्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, बाय हैंड भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग मशीन भी कर सकते हैं। तो जो उनका रिलेशन होता है विद द मशीन, तो मैन एंड मशीन का रिलेशन को ही बोलते हैं हम अर्गोनॉमिक्स। तो ये जो अर्गोनॉमिक्स है इसमें आप जरूरी नहीं है कि लेबर्स इंक्लूड होते हैं या फिर वर्कर्स इंक्लूड होते हैं, इसमें यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय कोई ऑफिस में काम कर रहा है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। सपोज करो मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ लैपटॉप, तो जो मेरे पास मेरा सिस्टम होगा दैट इज माय मशीन और मैं क्या हूँ, मैन। मतलब तो मेरा रिलेशनशिप कैसा है मेरे सिस्टम के साथ, मेरे लैपटॉप के साथ, अर्गोनॉमिक्स का। तो अर्गोनॉमिक्स की जब भी हम बात कर रहे हैं तो अर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन मैन एंड अ मशीन। तो यहाँ पे ergonomic consideration is defined as relationship between man and a machine and the application of anatomical, physiological and psychological principle to solve the problem arising from the man machine relationship। तो यहाँ पर जब भी ergonomics के बारे में डील करते हैं हम, तो अर्गोनॉमिक्स में जैसे मान लो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, एक मशीन के साथ वो काम कर रहे हैं, तो मशीन में से क्या है, नॉइस हाई प्रोड्यूस होती है। तो उस हाई प्रोड्यूस नॉइस की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे हियरिंग लॉस भी हो सकता है और बहुत सारे डिसऑर्डर, डिजीज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, मतलब यहाँ पे बॉडी से रिलेटेड हो, या फिर यहाँ पे साइकोलॉजिकल हो जिसमें हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जाती है, मेंटल हेल्थ हो गया, तो ये सभी चीजें आती है अर्गोनॉमिक्स में। तो जब हम अर्गोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसमें फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड यहाँ पर एनाटॉमिकल की भी हम बारे में डिस्कस करते हैं। तो अर्गोनॉमिक्स क्या है, अर्गोनॉमिक कंसिडरेशन इनटू प्रोडक्ट, मशीन, इक्विपमेंट, कंपोनेंट, डिजाइन एज वेल एज वर्क इन्वायरमेंट take into account both physiological and physical need of the user, help to enhance user efficiency, satisfaction and productivity। तो ergonomics का मतलब क्या है, जब हम एक मैन का रिलेशन किसके साथ है, मशीन के साथ, तो यहाँ पे ergonomics क्या करती है, वर्क को सिंप्लीफाई करती है, वर्क सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करती है। वो कैसे हेल्प करेगी, सपोज मैं एक वर्कर हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, एक मैनुअल वर्क कर रही हूँ, मतलब हाथ से काम कर रही हूँ। वहीं पर अगर मुझे उस हाथ से काम की जगह अगर मुझे मशीन प्रोवाइड कर दी जाए तो मेरा काम क्या है, इजी हो जाएगा और साथ ही साथ मेरे काम की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो इसी तरीके से तो अर्गोनॉमिक्स क्या करता है, जितना हम हो सके उतना हम टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं सो दैट प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्क इज इंक्रीज, ताकि उस वर्क की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, वो इजीली एक्सेसिबल हो और लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, किसी भी तरीके का उनको हेल्थ डिसऑर्डर ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैनुअल वर्क कर रही हूँ, जैसे मैं सपोज करो सिलाई मशीन पे काम कर रही हूँ, स्विंग मशीन पे काम कर रही हूँ, मैं अपने पैरों से उसकी मूवमेंट कर रही हूँ, उस मशीन का पैरों से ऐसे मूवमेंट कर रही हूँ। वेयर एज इन द अदर केस अगर मैं वही मूवमेंट, अगर मैं वही काम सिलाई मशीन पे जो मैं कर रही हूँ, अगर मैं वही काम एक ऑटोमेटिक मशीन पे करूँ तो मेरी पैर की मूवमेंट नहीं होगी। तो वहां पर है अर्गोनॉमिक, क्योंकि मेरा रिलेशन किसके साथ है, मशीन के साथ, मैं मशीन पे काम कर रही हूँ। बट उस केस में क्या होगा, जैसे मैं अगर मैनुअल कर रही हूँ तो मेरे बैठे बैठे क्या हो सकता है, पोस्चर में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, स्पाइन में पेन हो सकता है। वेयर एज इन द केस ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, अगर मैं ऑटोमेटिक मशीन पे काम कर रही हूँ वहां पर क्या है, मेरे को मेंटल फटीग नहीं होगी, फिजिकल फटीग नहीं होगी, थकान नहीं होगी, मेरे पैरों में दर्द नहीं होगा,
किसी तरीके के बैक में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि सारा काम क्या है, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स ने क्या करा, वर्क सिंप्लीफिकेशन, मतलब वर्क को सिंप्लीफाई कर दिया। तो अर्गोनॉमिक्स किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन वर्क सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग काम करते हैं तो उनको किस किस चीज पे इफेक्ट आ सकता है, अगर वो मैनुअली काम कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एनाटॉमिकल इफेक्ट। तो ये होता है अर्गोनॉमिक्स। नाउ यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इट इज अ साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज वर्किंग इन्वायरमेंट, मतलब उसका जहाँ पर वो काम हो रहा है, और इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड हिज वर्किंग इन्वायरमेंट, मीन्स इट मैन एंड मशीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी हम अर्गोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कि किसी भी तरह की हेल्थ कंडीशन जो है वो एम्प्लॉयज की खराब ना हो। तो एर्गोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन इंटरैक्ट विद मैन मेड ऑब्जेक्ट। तो अर्गोनॉमिक वर्ड कहाँ से आया था, ग्रीक वर्ड था जिसको बोलते थे अर्गोन, जिसका मतलब था वर्क, और नॉमस का मतलब था यहाँ पर नेचुरल लॉज और यूसेज, जो आपने मशीनरी यूज करी है उसको हम बोलते हैं नोमस। तो अर्गोनॉमिक क्या है, लॉ पर्टेनिंग टू वर्क, द मेजर ऑफ द वर्क, कितना आप काम कर रहे हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग से कितनी ज्यादा वहां पर नीड है, कैसा उनका वर्क इन्वायरमेंट है। अगर वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी जो है काम की इंक्रीज होगी। तो ये इसको बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अर्गोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसेप्चुअल फेज पे, जब आप कुछ भी चीज डिजाइन कर रहे हो या आप उसका प्रोटोटाइप बना रहे हो, तो अर्गोनॉमिक्स क्या है, वहां पर काम करता है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, हम किसी भी चीज का सैंपल टेस्टिंग करते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल या फिर एक्सपेरिमेंट डिजाइन जब हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो अर्गोनॉमिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पर जब भी कोई काम कर रहा है, एम्प्लॉय हो गया, कोई भी वर्कर हो गया, तो उस केस में क्या करना है, उनकी हमें जो हमारे मैनेजर होते हैं, जो हाई पोस्ट पे होते हैं, वो एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहिए उनको, उनकी फिजिकल हेल्थ पे, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, उनकी सोशोलॉजिकल नीड्स पे, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए जितना हो सके, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्हांस हो जाए, प्लस वहाँ पे फटीगनेस किसी भी तरीके का ना हो, ना ही उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आए, ना फिजिकल पेन हो बॉडी में, या फिर उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी ठीक रहे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे स्कोप क्या है अर्गोनॉमिक्स का, अर्गोनॉमिक्स कहाँ कहाँ काम आता है। अर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है, हमें इस तरीके से वर्किंग कंडीशन बनानी है, जिस वर्कर्स के लिए हमें ऐसे तरह की वर्क कंडीशन बनानी है जिससे उनको फटीगनेस खत्म हो जाए, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो, और साथ ही साथ उनके काम की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाए। वहीं मैं अगर हाथ से काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को करने में, वहीं अगर मैं एक मशीन से काम कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे हम वॉशिंग मशीन भी देख सकते हैं। तो वहां पर क्या है, अर्गोनॉमिक्स है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, हमारा काम जो है वो ऑटोमेटिक मशीन से, या फिर हम ऐसे एनहांस प्रोडक्टिविटी, हम अपने अगर हमें काम की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है, जल्दी काम करना है, टाइम रिड्यूस करना है, टाइम सेव करना है, तो उस केस में अर्गोनॉमिक्स यहाँ पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम वेयर वन और मोर वर्क मैन ऑफ ह्यूमन बीइंग वर्क इन रिलेशन विद वन और मोर इक्विपमेंट। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है, इक्विपमेंट होता है, पावर और हैंड टूल का यूज करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट है, कैसी हमारी वर्किंग कंडीशन है, और कैसी हम एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमारे लिए जो कंडीशन है वो कंफर्टेबल है, क्लाइमेट अच्छा है, लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, जब भी हम अर्गोनॉमिक्स में वर्कर्स के लिए कंडीशन मेंटेन करते हैं तो जाहिर सी बात है कंडीशन में कैसा होना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, नॉइजी लेवल कम होना चाहिए ताकि हियरिंग लॉस ना हो। तो हियर यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, लाइटनिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो ये सब क्या किस में आते हैं, स्कोप ऑफ अर्गोनॉमिक्स। नाउ कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए इसके, जब मैन और मशीन का रिलेशन है तो मैन, मशीन एंड इन्वायरमेंट, ये सारे क्या आते हैं, अर्गोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स आते हैं। यहाँ पे रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो है वो वर्कर्स को कैसे रिस्क हो सकता है अर्गोनॉमिक्स में, मशीन को कैसे रिस्क हो सकता है, इन्वायरमेंट में क्या रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पर वर्कर्स को कैसे रिस्क होगा, अगेन उनकी फिजिकल कंडीशन, उनके बॉडी कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन, और उनका बिहेवियर कंडीशन जो है सब चेंज कर सकता है। मशीन में क्या है, मशीन के पार्ट डैमेज हो गए, मशीन खराब हो गई, मशीन में से लीकिंग हो गई, तो वो सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं मशीन में। इन्वायरमेंट में क्या हो सकते हैं, जनरली क्लाइमेट चेंज हो गया, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, लाइटनिंग प्रॉपर नहीं है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं अर्गोनॉमिक्स में। नाउ अब यहाँ पे रिस्क पे कौन होता है, तो रिस्क में क्या है, देखो
जब यहाँ पर जैसे अगर मैं उनकी बात करूँ, मेन की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया उनको फिजिकल पेन हो सकता है बॉडी में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे रिस्क पे कौन कौन है, देखो यहाँ पर एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कंटिन्यू हाथ से वर्क कर रहे हो या पैरों से वर्क कर रहे हो किसी भी मशीन पे, तो या फिर आप मैनुअली काम कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, फटीगनेस होगी, ठीक है, फटीगनेस होगी, आपकी मसल्स जॉइंट पेन करने लग जाएंगे। तो मस्कुलोस्केलेटल वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो रिलेट करते हैं आपके मसल से। तो यहाँ पर क्या है, मसल की फटीगनेस हो जाएगी, मसल दुखने लगेगी। तो इसलिए एक रिस्क है किसके लिए, वर्कर्स के लिए। कैसे होगा मस्कुलर डिसऑर्डर, जब वो सेम ही मोशन को बार बार रिपीट करते रहेंगे, हाथ का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पैरों का ज्यादा इस्तेमाल करने, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे फटीगनेस आएगी, तो मस्कुलर डिसऑर्डर वहां पर आ सकते हैं। अगर वो सेम पोजीशन में काम कर रहे हैं तब उनको डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। परफॉर्म एक ग्रेट डील ज्यादा पूरे दिन खड़े हुए हैं, वहीं पर 8 घंटे लगातार वो खड़े हुए हैं या एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो वहां पर क्या होगा, उनके पैरों में दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, साथ ही साथ बैक पेन भी वहां पर हो सकता है। तो रिस्क किसको है यहाँ पर, वर्कर्स को। अगर वो रिपीटेडली हैवी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, मतलब अगर वो बहुत ही ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं बार बार एक ही उस पे, तो अगर मान लो मैं ऐसे लिफ्ट कर रही हूँ अपना ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बार बार एक ही चीज को लिफ्ट कर रही हूँ तो उससे क्या होगा, मेरे शोल्डर में पेन होने लगेगा। तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इन सब का कॉम्बिनेशन। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं फॉर अ मैन। नाउ टॉकिंग अबाउट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो वर्क कंडीशन है वो कैसी है, और साथ साथ वर्कर की कैपेसिटी कैसी है, उनका वर्क कैसा है, जिसको हम बोलते हैं वर्क प्लेस एमएसडीज। मतलब जो जगह पर जो वर्किंग कंडीशन में हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं वर्क प्लेस एमएसडीज। अब इसमें क्या है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह का काम होता है। किसी में हैवी लिफ्ट होती है, आइटम्स बेंडिंग, रीचिंग, पुशिंग, पुलिंग, हैवी लोड्स। तो ये सारे क्या होते हैं, इट लीड टू द musculoskeletal disorders. Next, if I talk about factors affect contributing to MSDs, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर आप सेम पोस्चर में खड़े हो या बैठे हुए हो तो आपको एमएसडीज हो सकता है। सेकंड, रिपीटेटिव मोशन कर रहे हो तो एमएसडीज हो सकता है। फोर्सफुल एक्सर्शन, बहुत टाइम तक लंबे समय तक काम कर रहे हो, उससे आपको डिसऑर्डर हो सकता है। प्रेशर पड़ सकता है अगर आप एक ही पॉइंट पे ज्यादा काम कर रहे हो। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ज्यादा नॉइसी आवाज आ रही है तो उसमें भी आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो खराब हो सकती है। नेक्स्ट, वर्कर्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है यहाँ पर, एज। एज क्या है, अगर आपका मस्कुलर इंडोरेंस का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ अ मसल टू रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वही है। अगर मैं एज ही कैसे बात करूं, अगर मैं काम कर रही हूँ और वहीं पे मेरी मदर काम कर रही है, तो कौन एफिशिएंटली काम करेगा, मैं करूंगी, क्योंकि मेरी एज क्या है, कम है। वहीं पे मदर की या फिर एजेड लोग की मैं अगर ले लूँ, अगर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ले लूँ, तो उन ग्रैंड पेरेंट्स के कंपैरिजन में काम ज्यादा कौन करेगा, एफिशिएंटली कौन वर्क करेगा, ऑब्वियसली मैं करूंगी, क्योंकि मेरी एज क्या है, कम। वहीं पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की एज है ज्यादा, तो उनसे इतना ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। तो एज जो है वर्कर्स की, वो सबसे फर्स्ट फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है अर्गोनॉमिक्स पे। नेक्स्ट, मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे हम खड़े हुए हैं, खड़े पोजीशन में हम काम कर रहे हैं, तो फोर्स जो होगा वो ज्यादा लगेगा। जब हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं बैकवर्ड या फॉरवर्ड किसी भी काम में, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ भी यहाँ पर एक फैक्टर है। नेक्स्ट इज फिजिकल फिटनेस, अगर आप फिजिकल फिट होगे तो ही आप वो काम कर पाओगे, अदरवाइज फिटनेस का यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन कौन से एरिया हम स्टडी करते हैं अंडर एर्गोनॉमिक्स। तो फर्स्ट हम जो स्टडी करते हैं दैट इज एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री हम यूनिट 2 में भी पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में सारे एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट होते हैं। एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो कि बॉडी रिलेटेड टेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने वेट कर लिया, हाइट कर लिया, बीएमआई निकाल लिया, यहाँ पे वेस्ट सरकमफेरेंस निकाली, तो ये सारे होते हैं एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट। तो एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट भी क्या है, मैटर करते हैं इन द एर्गोनॉमिक्स। कैसे करते हैं, अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं लगातार, वो लगातार काम कर रहे हैं, तो उनको थकान हो रही है, उनके हाथ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये सभी फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखते हुए उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना है। जो उनका
वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अगर हम उनके वर्किंग इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेंगे तभी क्या होगा, वो इजीली उनका काम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी जो है वो काम की बढ़ जाएगी। तो एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें हम मेजरमेंट किसकी करते हैं, ह्यूमन बॉडी की, जिसमें हाइट, एल्बो, रिस्ट लेंथ ये सभी हम यूज करते हैं। तो जब हम वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक पढ़ेंगे उसमें हम मॉनिटर करेंगे कि कैसे यहाँ पर जो आपके MSDs हैं या फिर जो भी एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट है वो कैसे यहाँ पे हम मेजर करते हैं, कैसे हम वर्कर्स की मूवमेंट को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट किससे रिलेटेड होते हैं, सारे ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हैं, जिसमें एल्बो, हाइट, रिस्ट लेंथ, वेट ये सब हम चेक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट को, जेंडर, एथनिसिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजिंग, सोशल, ऑक्यूपेशन एज वेल एज क्लोथिंग एंड पर्सनल इक्विपमेंट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है एंथ्रोपास, जिसका मतलब है मैन, और मेट्रो का मतलब क्या है, मेजर। तो यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री में हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी की मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एंथ्रोपोमेट्री दो तरीके से होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। तो स्टैटिक एंथ्रोपोमेट्री में हम क्या मेजर करते हैं, हम जनरली हाइट, वेट, ब्रेड्थ, लेंथ मेजर करते हैं स्टैटिक एंथ्रोपोमेट्री में। और डायनामिक में हम मोशन का मेजरमेंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चल रही हूँ तो मैंने कितना पाथ यहाँ पे क्रॉस किया है, उसको हम जब एनालाइज करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे तो वो आता है डायनामिक के अंदर। तो यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री दो तरह की हो गई, स्टैटिक एंड डायनामिक। नाउ इफ आई टॉक अबाउट रिस्क फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंट से रिलेट हो सकता है, फर्स्ट है हीट स्ट्रेस। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी, अगर मान लो मुझे अच्छी कंडीशन नहीं मिलेगी, AC नहीं मिलेगा, अगर मैं गर्मी में बहुत समय तक काम कर रही हूँ तो उससे क्या होगा, मेरा काम करने का मन नहीं करेगा, मेरी मेंटल हेल्थ खराब होगी, मेरा बोर हो जाऊंगी, बिल्कुल मेरा स्ट्रेस हो जाएगा, वो आपका फिर क्या हेडेक हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या है, हमें अपना प्रॉपर वहाँ पर हीटिंग कंडीशन होनी चाहिए। मतलब अगर आप वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है तो कूल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ठंडा है तो वहाँ पे हीटिंग कंडीशंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो एक यहाँ पे रिस्क फैक्टर हो सकता है इन्वायरमेंट का, कि अगर वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा नहीं है, आपको गर्मियों में काम करना पड़ रहा है, तो फिर वहाँ पे फटीगनेस के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप गर्मी में काम कर रहे हो तो डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से लॉस हो जाते हैं जो कि डेंजरस हो सकते हैं किसी की बॉडी में। नेक्स्ट यहाँ पे लाइटनिंग, अगर लाइटनिंग अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है काम होगा ही नहीं। तो प्रॉपर यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लाइटनिंग जो सिस्टम है वो हमारा इन्वायरमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट नॉइज, जो अनवांटेड नॉइज है उनको हटा देना चाहिए। जैसे हम नॉइज है, नॉइज की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। तो यहाँ पे अलग अलग रेजिडेंशियल या फिर इंडस्ट्री में सब में क्या करा हुआ है, एक नॉइज लेवल सेट है कि अगर इस नॉइज लेवल से ज़्यादा नॉइज आएगा मशीन में से या फिर कहीं से भी, जो कि नॉइज पोल्यूशन कोज कर सकता है। साथ ही साथ वहाँ पे क्या है, हियरिंग लॉस हो सकता है, मास्किंग इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारा क्या है, जब हम अर्गोनॉमिक्स में नॉइस के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे अनवांटेड नॉइस को हमें हटाना है ताकि वर्कर्स की मेंटल हेल्थ जो है वो खराब ना हो। अगर एक ही नॉइस वो बहुत टाइम तक सुनते रहेंगे तो उनको क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर किसके बारे में ध्यान रखना है, हमें नॉइस के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे डीफनेस, ठीक है, अगर बहुत टाइम तक नॉइज आ रहे हैं तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपके हियरिंग लॉस रिलेटेड है। यहाँ पर डीफनेस हो सकती है, मतलब आपको कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या हो सकता है, हाई नॉइज से टिनिटस हो सकता है, जिसमें यहाँ पर आपको कोई भी बाहर की साउंड सुनाई नहीं देगी, नहीं सॉरी, जब आपका साउंड, आपको साउंड सुनेगी जब कोई भी एक्सटर्नल साउंड वहाँ पे प्रेजेंट होगी। और पैराक्यूसिस में क्या होता है, यहाँ पर आपके जो नॉइस है वो अजीब तरीके की सुनाई देगी, साथ ही साथ आपको चक्कर आएंगे, होलेसिनेशन होगा। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं अगर यहाँ पे नॉइस ज़्यादा होती है। तो नॉइस, अगर यहाँ पे नॉइस ज़्यादा है तो फिर नॉइस ज़्यादा से क्या होगा, हियरिंग लॉसेस जो है वो यहाँ पे जनरली देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है रिस्क फैक्टर, टास्क से रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आप अच्छी मशीनरीज का यूज नहीं करोगे, अच्छे टूल, फर्नीचर, मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीनरी, इन सब का यूज नहीं करोगे तो यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स पे ज़्यादा इफेक्ट है पड़ सकता है। अगर आप लिफ्टिंग पोस्चर में आप एक
पोजीशन में लिफ्ट कर रहे हो किसी हैवी ऑब्जेक्ट को तो वहां पे इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। पिंच ग्रिप, अगर आप पिंच कर रहे उस ग्रिप कर रहे हो फिंगर से किसी भी चीज को बहुत लंबे समय तक, जैसे वर्कर्स है स्विंग मशीन में जब आप धागे या सुई के साथ काम कर रहे होते हैं तो जनरली अगर आप पिंच ग्रिप करते हो निडल का तो उस केस में क्या है हाथों में फिंगर्स में पेन होने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पिंच ग्रिप। यहाँ पे पिंच ग्रिप किससे क्या होता है, उंगलियों में दर्द होने लग जाता है, फिंगर्स की मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पावर ग्रिप, यहाँ पे मसल्स जो है वो पेन करने लग जाती है। स्टैटिक असर्शन, अगर आप बहुत ही लंबे समय तक स्टैंडिंग सिटिंग इससे सेम ही पोस्चर में बैठे हुए हो तो वहां पर अगेन वहां पर आपको बॉडी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, बॉडी में पेन होने लग जाता है, बैक में पेन होने लग जाता है, स्पाइन में आपके लंबर वाले उसमें पेन होने लग जाता है जो कि L1 से L12 होती है, उसमें पेन होने लग जाता है, साथ ही साथ पोस्चर जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर अगेन लेग और जॉइंट पेन भी होता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि अर्गोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं। फिट और लेग पेन हो सकता है अगर आप एक ही पोजीशन में बहुत ही लंबे समय तक खड़े हुए हो, बहुत ही लंबे समय तक काम कर रहे हो, जैसे हम लैब्स में काम करते हैं 6-7 घंटे खड़े होके, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास ज्यादा काम करने से फिट लेग्स में पेन हो सकता है। लोअर बैक पेन हो सकता है अगर आप बहुत ही लंबे समय तक एक ही पोजीशन में खड़े हुए हो। शोल्डर पेन हो सकता है अगर आप एक ही चीज को बार बार लिफ्ट करके लेकर जा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, जब आप हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करोगे बार बार तो उससे भी क्या हो सकता है, शोल्डर यहाँ पर पेन हो सकता है। नेक पेन हो सकता है, रिस्ट पेन हो सकता है, ठीक है। अगर आप रिपीटेटिव हैंड और फिंगर का मोशन कर रहे हो तो वहां पर दोबारा से आपको रिस्ट पेन भी हो सकता है। अगर आप हैंड और फिंगर से कोई भी ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो बहुत लंबे समय तक, तो यहाँ पे ये सारे जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैन मशीन का क्या रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पर क्या है, मेनली आपका वर्क प्लेस कैसा है, कहाँ पर आप काम कर रहे हो, आपका काम क्या है और इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये सभी चीजें जो है वो इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर मैन मशीन रिलेशनशिप कैसा है, वही अगेन काम अच्छा होना चाहिए, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ सारी कंडीशंस को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैन मेड कंसिस्ट ऑफ मैन मशीन और सिस्टम इन्वायरमेंट, यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों बैलेंस होना चाहिए, मतलब अगर आप काम कर रहे हो जो आप इनपुट दे रहे हो तो उसका आउटपुट भी यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस आती है अर्गोनॉमिक्स में, जो कि अगेन यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अच्छे होने चाहिए। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अच्छे होंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगी। जैसे पहले के टाइम में जो है इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती थी और आजकल इतनी सुविधाएं मिल रही हैं हर जगह, तो आज काम क्या है, मोर एफिशिएंट है और ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो इसी तरीके से क्या है, अगर आप इन्वायरमेंटल कंडीशन को अच्छा रखोगे या फिर सारी नीड्स को फुलफिल करोगे वर्कर्स की, या फिर उनको ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करोगे जहां पर उनके फिटिगनेस ज़्यादा ना हो, तो उस केस में क्या है, परफॉर्मेंस जो है वो अपने आप ही इंप्रूव होने लगेगी, साथ ही साथ वर्क की प्रोडक्टिविटी भी है जो एनहांस होगी ना। अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं मैन और मैन मशीन की, तो यहाँ पे दो तीन तरीके की मशीन हो सकती है। मैनुअल जो कि आप हाथ से चलाते हो, तो यहाँ पर क्या है, फ्लैक्सिबल होती है, छोटे साइज की होती है, इसमें जनरली सिंपल टूल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैनुअल सिस्टम है तो यहाँ पे आपको अगर छोटे छोटे टूल्स हैं तो आप इजीली उन पे काम कर पाओगे रादर देन अ बिग मशीन, अगर आप हाथ से काम कर रहे हो तो। वहीं पर मैकेनिकल में क्या है, मैकेनिकल मशीन में फ्लैक्सिबिलिटी होती है कंपेयर टू द मैनुअल। तो यहाँ पे मशीन जो है पावर डिराइवन होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो आपको यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो ये आता है मैन मेड और मैकेनिकल में। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम में आपको कुछ करने की नीड ही नहीं होती, सारा काम क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, जिसकी वजह से जो वर्क है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, वर्क की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक में ये कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल है और यहाँ पर जनरली ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता ऑटोमेटिक को ज़्यादा। जैसे मान लो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पर ऑटोमेटिक जो मशीन है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट जो है आपका, उससे इतना प्रोडक्टिविटी कभी किसी प्रोडक्ट की नहीं भी आती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, कहाँ पर काम कर रहे हो, किस मशीनरी का यूज करके आप उस वर्क को कर रहे हो। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी मैटर करती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, the human element perform the job of monitoring, programming the function, maintenance and upkeep। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, ये सारी चीजें सिर्फ ध्यान में रखनी होती है। तो ये सब आता है किसके अंडर, मैन मशीन के अंडर।
नाउ इफ आई टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप कैसा होता है, अगर वही इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, वहीं पर हैजार्ड अगर होंगे, वहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, तो वहां पर सराउंडिंग क्या करेगा, मान लो आपको प्रॉपर लाइटनिंग नहीं दी, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिल रहा, तो उस केस में जो वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। तो आप जिस इन्वायरमेंट में काम करें वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इफेक्टिव रिलेशनशिप वहाँ पर आपका हो विद द इन्वायरमेंट। तो जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके फिजिकल इन्वायरमेंट को। तो फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सेंस एंड कैन स्लो डाउन चेंज इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी सेटिस्फैक्शन लेवल। वहीं पर जैसे मैंने आपको बताया लाइटनिंग अच्छी नहीं होगी तो यहाँ पर किस पे इफेक्ट आएगा, एम्प्लॉयज की हेल्थ पे वहाँ पे इफेक्ट आएगा, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो काम की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ऑफिस में काम करो तो आपका प्रॉपर लाइटनिंग कंडीशन मिलनी चाहिए, टेम्परेचर कंडीशन मिलनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर यहाँ पर होना चाहिए, बिहेवियर, अगर ये सब चीज़ें किसको बिहेव करती है, सपोज करो आप गर्मी में काम किए जा रहे हो, आपको गुस्सा चढ़ता है, अगर वहाँ पे अगर आपको एसी मिल जाए तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें क्या है, एक एम्प्लॉय के एटीट्यूड को, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप अच्छी कंडीशन दोगे तो वर्कर्स क्या है या फिर जो एम्प्लॉयज़ है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे काम से, और वहाँ से उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। तो ये होता है अर्गोनॉमिक्स। इससे नेक्स्ट वाले सेशन में वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अर्गोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं पेपर में, मैं आपको बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चन जो है वो अर्गोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे। मेनली वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक से क्वेश्चन आता है, चाहे वो अरेंज द फॉलोइंग में आए, मैच द फॉलोइंग में आए, और साथ ही साथ यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स से भी कई बार क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसको सेशन को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, एंड यहाँ पर क्वेश्चंस भी मैं आपको लेकर आने वाली हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। सो इसी तरह वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।